नमस्कार। हम राजस्थान के इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति और उनसे जुड़े सिद्धांत पढ़ रहे थे। और पिछली कक्षा में हमने इस उत्पत्ति के सिद्धांतों में कई सारे सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि जो राजपूती की उत्पत्ति के सिद्धांत है उनमें किस प्रकार से हमें दो सिद्धांत देखने को मिलते हैं। एक तो देशी उत्पत्ति का सिद्धांत और एक आपकी विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। हमने पिछली कक्षा में विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत भी पढ़ लिया है और देशी उत्पत्ति के सिद्धांत हमने अग्निकुंड की अवधारणा को पढ़ लिया है। राजपूत क्षत्रियों के संतान थे, जिसमें कुछ उन्हें सूर्यवंशी मानते हैं, कुछ उन्हें चंद्रवंशी मानते हैं, कुछ उन्हें वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े ब्राह्मण वंशी सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं की उपज का सिद्धांत और मिश्रित जातियों से उत्पन्न का सिद्धांत पढ़ेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़ा जो अगला सिद्धांत हमें नजर आता है वह सिद्धांत कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है। देखिए विद्यार्थियों, कई सारे हमें ऐसे साहित्यिक स्रोत और कई सारे ऐसे अभिलेखीय स्रोत हमें मिल जाएंगे जिनसे हम ये बात कह सकते हैं कि राजपूत अपने आप की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं। अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से अभिलेखीय स्रोत हैं और कौन कौन से वे साहित्यिक स्रोत हैं जिनमें राजपूतों को ब्राह्मण वंशी संतान माना गया है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कुछ अभिलेखीय साक्ष्य। अब इस स्लाइड में से आपको कई सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में मिल जाएंगे। जैसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान। इनका 1170 का ईस्वी सन का एक अभिलेख था जिसे हम बिजोली अभिलेख बोलते हैं। इस बिजोली अभिलेख में कहा गया है कि जो चाहमान है या चौहान है या फिर हम कह सकते हैं जो राजपूत है वे वत्स गोत्र ब्राह्मण है। इस प्रकार जो बिजोली अभिलेख है ये इस बात की पुष्टि करता है कि राजपूतों की उत्पत्ति या राजपूतों के मूल पुरुष आपके वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। इसी प्रकार जो चाचिंग देव चौहान है उनका जो सुंदा पहाड़ी अभिलेख है, इस अभिलेख में भी यही कहा गया है कि जो चाहमान अर्थात जो चौहान है उनकी उत्पत्ति वत्स ऋषि की आंख से हुई है। अब यहाँ पर ये प्रतीकात्मक है कि वत्स ऋषि की आंख से हुई है। कहने का मतलब यही है कि राजपूतों की उत्पत्ति आपके वत्स ऋषि से मानी गई है। फिर आपके आबू अभिलेख है, इसमें भी ये बात कही गई है कि जब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का अंत होने पर वत्स ऋषि ने चाहमान नामक एक रविज वंश का उदय किया। आप सब जानते हैं कि जो आबू अभिलेख है वो राजपूतों की चंद्रवंशी जो आपकी उत्पत्ति उसको समर्थन करता है। और उसी लेख में कहा गया है कि जब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो आपके राजपूत थे जब वो समाप्त हो गए तब आपके वापस प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए वत्स ऋषि ने आपके चाहमान नामक एक नवे राजवंश का आपके प्रारंभ किया और जो वत्स ऋषि है आपके ब्राह्मण है। इसी प्रकार गुर्जर प्रतिहारों के जो हम दो अभिलेख पढ़ चुके हैं पहले, एक तो घटियाला और एक जोधपुर अभिलेख। इसमें कहा गया है कि जो गुर्जर प्रतिहार है उनके मूल पुरुष रोहिल्दी है और वे ब्राह्मण है। इसी प्रकार जो आहाड़ अभिलेख है उसमें भी आपके चौहानों की उत्पत्ति आपके ब्राह्मणों से बताई गई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जितने भी अभिलेख के साक्ष्य हैं वे सारे इस बात को संकेत कर रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किसी न किसी आपके ब्राह्मण पुरुष से हुई है। अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे तो हम सबसे पहले नजर आते हैं आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा। उन्होंने एक बात बताई है कि जिस प्रकार आपके हम देखते हैं प्राचीन इतिहास में शुंग और सातवाहन वंश जो ब्राह्मण थे और परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने ब्राह्मण होते हुए तलवार उठाई और स्वयं को क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया। तो दशरथ शर्मा ये कहना चाह रहे हैं कि जो राजस्थान के जो राजपूत वंश है वे भी प्रारंभ में आपके ब्राह्मण ही थे, लेकिन उस समय की सामाजिक आर्थिक और धार्मिक प्रक्रियाओं और परिस्थितियों के कारण उन्होंने तलवार उठाई और अपने आप को राजपूत से अपने आप को उन्होंने क्षत्रिय वर्ण में शामिल करवाया। दशरथ शर्मा जी के अनुसार और उसके बाद में गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा ने भी ये कहा है कि जो आपके गुहिल हैं वे नागर जाति के गुहदत्त के संतान थे। जो गुहदत्त हैं और गुहदत्त से ही आपके गुहिल वंश की आपके प्रारंभ हुआ है और जो गुहदत्त है ये नागर जाति के ब्राह्मण थे। तो यहाँ पर गोपीनाथ शर्मा भी राजपूतों को ब्राह्मण वंशी मान रहे हैं। इसके बाद में मेवाड़ के इतिहास प्रसिद्ध शासक आपके महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद पुस्तक पर टीका लिखी थी ऋषिक प्रिया। उन्होंने इस पुस्तक में माना कि जो गुहदत्त है जो आपके गुहिलों के परम पुरुष या आदि पुरुष है वे ब्राह्मण ही थे और इनसे ही आपके मेवाड़ में गुहिल वंश का प्रारंभ हुआ। इसके बाद में जो कायम खां रासो है ये भी आपके राजपूतों को वत्स गोत्रीय आपके ब्राह्मण मानते। तो यहाँ पर हमें एक बात नजर आ रही है कि चाहे वो अभिलेख की साक्षी हो चाहे वे साहित्यिक साक्षी हो, इनमें राजपूतों को ब्राह्मण वंशी माना गया है। अगर हम बात करेंगे किस प्रकार के ब्राह्मण वंशी माना गया है तो कहीं पर इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मान रहे हैं, कहीं आपके इनको आपके जो आपके गुहदत्त हैं जो ब्राह्मण थे उनकी संतान माना जा रहा है।
एक आपने जब विदेशी उत्पत्ति का मत पढ़ा था, तो वहां पर नाम पढ़ा था डॉक्टर डी आर भंडारकर। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने कहा था कि भारत में होंड जाति है, और होंड जाति के साथ में खजर जाति है, और खजर जाति से जो एक जाति और उत्पन्न हुई उसका नाम था गुर्जर। अब डॉक्टर डी आर भंडारकर वैसे तो आपके प्रत्यक्ष रूप से राजपूतों को विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का ही मानते हैं, वो उन्हें विदेशी ही मानते हैं, लेकिन इनका एक और अप्रत्यक्ष रूप से संकेत इस और भी है। उन्होंने कहा कि जो खजर जाति है ये विप्र वंशीय ब्राह्मण थे। इनका ये मानना है कि जो खजर जाति है ये विप्र वंशीय ब्राह्मण भी थे, हालांकि थे विदेशी। तो एक बार ये परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि किस विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थन करने वाले इतिहासकार ने राजपूतों को ब्राह्मण भी माना है, तो डॉक्टर डी आर भंडारकर। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो राजपूतों को विदेशी ही माना है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो विदेशी हैं विप्र वंशीय ब्राह्मण हैं। तो एक प्रकार से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से राजपूतों को ब्राह्मण वंशी मानने की बात भी कही है। तो इस प्रकार साथियों हमने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानने वाले अभिलेख की साक्ष्य भी देख लिए, और उसके उपरांत हमने साहित्यिक स्रोत भी देख लिए। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना है, कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो राजपूतों की जो ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत है उनका विरोध भी करते हैं, उनका खंडन भी करते हैं, जैसे गौरीशंकर हेराचंद ओझा और उसके बाद में डॉक्टर सीवी वैद्य। इन्होंने इस मत का विरोध किया है, तो आपको ये नाम भी थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता होगी। अगला जो सिद्धांत है वह है मिश्रित जातियों से उत्पन्न का सिद्धांत। देखिए विद्यार्थियों, इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले पहले कौन है? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। उन्होंने इस सिद्धांत को आपके लोकप्रिय बनाया, या इस लोकप्रिय बनाने की कोशिश की है कि जो राजपूत है मिश्रित जातियों से उत्पन्न संतान है। अब मिश्रित जातियां कैसे? तो इनका मानना था कि प्राचीन और मध्यकाल में कई विदेशी जातियां भारत आई। जब कोई विदेशी जाति भारत आती है तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय जो क्षेत्रीय वर्ण के जो आपके शासक है उनसे उनका संघर्ष होगा। लेकिन संघर्ष के बाद में जब परिस्थितियां बदली तो जो विदेशी जातियां हैं और जो भारतीय जातियां हैं उनमें कई बार वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, और वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद जो उनकी संतानें होती है वे राजपुत्र ही कहलाती है, और ये राजपुत्र ही अपभ्रंश होकर मध्यकाल में 7वीं शताब्दी के आसपास क्या नाम बन गया? आपके राजपूत बन गया। तो जब ये देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और ईश्वरी प्रसाद ने मिश्रित जाति के उत्पन्न का ये सिद्धांत दिया तो इनके पीछे उन्होंने कुछ सबूत भी रखे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि गुइल वंश शासक थे अल्लट, ये आपके स्थानीय शासक थे, और एक होंड राजकुमारी, क्योंकि होंड एक विदेशी जाति है, और होंड राजकुमारी थी हरिया देवी। इन दोनों का विवाह हुआ था, जिनकी जानकारी हमें मिलती है गुइल वंश के इतिहास में। तो ये यहाँ पर यही कहने की आपकी कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय शासकों और विदेशी जातियों में जब कोई वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ तो उनका पुत्र भी राजपुत्र ही कहलाया, और ये राजपुत्र शब्द ही बाद में अपभ्रंश होकर टूट टूट कर क्या बन गया? आपके राजपूत बन गया। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, मिश्र जाति को संतान का जो सिद्धांत है वे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और ईश्वरी प्रसाद ने दिया है। अगला हम बात करेंगे सिद्धांत का, तो है राजपूत सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं की उपज थे। अब ये सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया क्या होती है? जितनी भी समाज से जुड़ी घटनाएं होती है वो सामाजिक प्रक्रियाओं में, जितनी भी अर्थ से जुड़ी जैसे कृषि हो गया, व्यापार हो गया, उद्योग धंधे हो गए, पशुपालन हो गया, जो आर्थिक क्रिया है वो आर्थिक आपके समाज में शामिल की जाती है। अब सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाएं उपज कैसे? तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि प्राचीन काल में हमारे भारत पर एक वंश ने शासन किया था, गुप्त वंश। हम मोटे मोटे रूप से देख सकते हैं कि तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक ईस्वी सन में इन्होंने भारत पर शासन किया। लेकिन छठी शताब्दी के बाद में जब गुप्तों का पतन हो गया, जब भारत में एक छत्र राज करने वाली शक्ति का ह्रास हो गया, तो गुप्तों के अधीन जितने भी सामंत थे, जितने भी आपके मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने जगह जगह पर अपना शासन स्थापित कर लिया, और इस प्रकार से भारत में एक सामंतवादी प्रवृत्ति का उदय हुआ। सामंतवाद हम कह सकते हैं कि जब गुप्त ने भारत पर शासन किया तो एक छत्र शासक था, लेकिन जैसे गुप्तों का पतन हुआ, पतन होने के बाद में भारत में कई सारे शासकों का उदय हुआ, कई सारे सामंतों का उदय हुआ जो एक छोटे क्षेत्र पर अधिकार रखते थे और वहीं पर टैक्स वसूलने का काम करते थे। उनको हम सामान्यतः बोल सकते हैं सामंत। अब जब ये सामंत आपके इस वर्ग का उदय हुआ तो जो ये सामंत वर्ग है, जो ये जमींदार वर्ग है, इनके लिए ही राजपुत्र शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा, और ये राजपुत्र शब्द ही बाद में टूट कर क्या बन गया? आपके राजपूत बन गया। तो जो आपके बृजलाल चट्टोपाध्याय है और वी.एस. पाठक है, इन्होंने ये थ्योरी दी है कि जब समाज में छोटे छोटे जमींदार थे 7वीं शताब्दी के आसपास, जब हमारे राजस्थान और भारत में छोटे छोटे जो जमींदार थे, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके सामंत थे, जो जमींदार और सामंत के जो पुत्र होते हैं, क्योंकि जमीनों के मालिक हैं, तो जो इनके पुत्र होते हैं वो पुत्र ही राजपुत्र कहलाते हैं, और ये राजपुत्र ही बाद में राजपूत में आपके परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार सामाजिक
आर्थिक प्रक्रियाओं की उपज के सिद्धांत का समर्थन बृजलाल चट्टोपाध्याय और वी एस पाठक ने किया है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। हमने इतने सारे सिद्धांत पढ़े हैं, एक तो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत, एक भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत, लेकिन उन सिद्धांतों में निष्कर्ष क्या है, हम सही क्या माने? तो यहाँ पर मैंने कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है। सबसे पहले आप ये माने कि जो जितने भी राजपूत शासक है वे भारतीय थे। इस बात को आपको मानना है, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत अब मान्य नहीं है। दूसरी बात आपको ये माननी है कि जो राजपूत शासक थे वे मुख्यतः आपके क्षत्रिय ही थे। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जितने भी राजपूत शासक हैं उनका मुख्य वर्ण क्षत्रिय ही है। मैं मुख्यतः बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुख्यतः वो आपके क्षत्रिय थे। एक तीसरी बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि शासकों में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, वे दो भारतीय जातियां भी हो सकती है, एक भारतीय और एक विदेशी जाति भी हो सकती है। तो कई सारे जो राजपूत शासक हैं उनका वैवाहिक संबंध विदेशी आपके जातियों से भी हुआ है। जैसे हमने अभी पढ़ा था अलट और हरिया देवी का विवाह, और राजपूत और विदेशी जातियों में जो विवाह हुआ है इनसे जो उत्पन्न संतान है वो भी राजपूत ही कहलाई। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि कुछ राजपूतों को हम मिश्र जातियों से उत्पन्न मान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः वो भारतीय ही हैं और क्षत्रिय ही हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे की क्लास में हम किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।